जगाया तो उसी को जा सकता है जो सो रहा हो, किंतु जो जागते हुए भी जानबूझकर सोने का बहाना कर रहा है उसे जगाने से क्या लाभ। ठीक है, उसे ही जगा सकते हैं हम जो गहरी निद्रा में है, उसे जगाने से कोई फायदा नहीं जो जानबूझकर सोने का बहाना ढूंढ रहा है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। हिंदी भाषा लैंग्वेज पार्ट 2 के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका विकास क्रम, उसकी विशेषता, ठीक है, और हिंदी की जो प्रमुख क्या थी राजनीतिक जो दृष्टिकोण था उसके बारे में भी हमने परिचर्चा कर लिया था। तो आज इसका बेस है, बिल्कुल शून्य से चल रहे हैं हम, बिल्कुल कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि देखो पूरा ट्रिकी वे में आपको समझाने वाला हूं, आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। स्वरों के बारे में ऐसा क्रीम आइटम मैं आपको दे रहा हूं कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉपी कलम उठाना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आइए परिचर्चा करेंगे वर्ण रचना के बारे में। ठीक है, तो वर्ण रचना के बारे में जानते हैं क्या है वर्ण रचना। तो सबसे पहले आपको वर्ण के बारे में पता होना चाहिए। तो किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं बेटा। ठीक है, जो हमारे मुख से निकल रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरे मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं। ध्वनियां कैसी है? सार्थक है। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ होता है। मैं जो बोल रहा हूं इनका अर्थ है, आप समझ रहे हो। ठीक हो, तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने बताया एक सार्थक हो गया, एक निरर्थक हो गया। सार्थक शब्द पूछ रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनि। जैसे मैंने बोला कमल बोला बेटा, ठीक है, मेरे मुख से एक शब्द निकलता है कमल, तो कमल का कोई न कोई अर्थ है। ठीक है, कमल का अर्थ है तो ये सार्थक ध्वनि है। ठीक है, अगर हम कमल को उल्टा कर लें, इसे पढ़ें, कमल को उल्टा पढ़ें हम, तो ये लमक हो जाता है। लमक का कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? निरर्थक ध्वनि हो जाएगी। तो मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है बेटा। ठीक है, देखो ध्वनि की न्यूनतम इकाई माना किसे जाता है? वर्ण को माना जाता है, याद रखना। ठीक है, देखो एक परिभाषा है, लघुत्तम वाक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, लघुत्तम मतलब छोटे से छोटे, वाक मतलब जो हम बोल रहे हैं उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है बेटा। ठीक है, वर्णों का समूह आपने देखा अ से ह तक हो गया, क से ज्ञ तक हो गया, तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला की कुल कितनी संख्या है? वर्णमालाएं कितने होती है? 52 होती है बेटा। ठीक है, अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने? 26। अगर आप 26 का दोगुना कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा? 52 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 के कितना? 2, हसील लागो 1 हो गया, 2 दूनी 4 1 5। तो ठीक है, हिंदी में 52 हो गए और इंग्लिश में आपकी 26 हो गए। ठीक है, लेकिन मूल वर्णों की संख्या पूछिए तो 44 होगी। तो ठीक है, तो सर आप बोले कि कुल संख्या कितनी है? 52 है, लेकिन अब ये मूल क्या है? ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा रुको, थोड़ा इंतजार करो, समझाता हूं मूल क्या है। ठीक है, देखो इनका वर्गीकरण 3 रूपों में किया जाता है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर। ठीक है, जो वर्ण है बेटा इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के स्थान पर वर्ण हो गया, वायु संवेग के आधार पर वर्ण हो गया, तारत्व के आधार पर वर्ण हो गया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, संघोष हो गया, अघोष हो गया। तो अब इनके बारे में अभी परिचर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं हम, जो इसका पहला है वो क्या है? उच्चारण के स्थान पर वर्णों के बारे में। ठीक है, तो देखो स्वर, उच्चारण के स्थान पर पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान में स्वर आते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वह इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 11 होती है। ठीक है बेटा, आपसे मैंने पूछा कि बेटा बता दे मुझे स्वर की परिभाषा क्या है, आपने बोल दिया सर अ आ इ उ अंक अ, ये स्वर है। बेटा मैंने परिभाषा पूछा, न कि तुम्हें स्वर पूछे। तो बेटा जिन वर्णों का क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन्हें बोलने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अ अपने में क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। इन्हें बोलने में कम समय लगता है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। क्या क्या है? अ हो गया,
आ हो गया, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री हो गया, ठीक है, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया बेटा, ठीक है। तो आपने दो और पढ़े होंगे बेटा, एक हो गया अंक और एक हो गया ओह। सर आपने दो नहीं लिखे हैं, क्या मैं गलत लिखा हूँ क्या? नहीं बेटा, ये दो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं। अंक को अयोगवाह कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। इन्हें हिंदी वर्णमाला में नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो याद देखना, स्वर्ण के भेद चल लेते हैं, ठीक है। स्वर के भेद क्या क्या है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले स्वर के भेद में आता है ह्रस्व भेद, ठीक है, ह्रस्व स्वर सर, ह्रस्व स्वर आता है, ठीक है। जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता हो उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर नहीं पूछता बेटा, पूछ लेगा मूल स्वर के बारे में, ठीक है। इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने मूल स्वर, कितने ह्रस्व स्वर, 4 मूल स्वर हो गए, ठीक है, पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है, आपको आ दे देगा, ठीक है, आई दे देगा, क दे देगा और री दे देगा। तो आपको पहचानना है, तो मूल स्वर क्या है, री है, ऊ है, ई है, ओ है। जिनको बोलने में क्या लगता है बेटा, अत्यंत कम समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखो जो अ है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए, अ को हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण कहा जाता है बेटा, शहीद है ये, ठीक है। क्योंकि सभी के उच्चारण में क बोलोगे तो क, अ, ख, अ, ग, अ सभी के साथ जुड़ा होगा, घ, ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग, तो सभी के साथ क जुड़ा है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है, शहीद वर्ण कहा जाता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर कितने हो गए, 4 हो गए, जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर बेटा, क्या होता है, देखो अर्थ से समझ जाओगे। जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, ठीक है, जिन्हें बोलने में दोगुना समय लगता है, आ, ई, ऊ, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। देखो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिन्हें बोलने में दोगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है बेटा, 3 है। तो अब कितने हो गए, 4 और 3 कितने हो गए बताओ, तो 7 हो गए टोटल, ठीक है, 7 हो गए। बचे कितने बेटा, 4 बच गए, ठीक है। तो 4, अब चारों को लाते हैं, कहां से लाते हैं, इन्हें अब पकड़ेंगे हम संयुक्त स्वरों से, ठीक है। देखो जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है बेटा, ए हो गया, ठीक है, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, ठीक है। देखो ये 2 या 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से अधिक। जैसे ओ और आ तो सभी में क्या है, नॉर्मल है, ये तो सामान्य रहेगा। अगर ए की बनावट बोले तो छोटा ई और बड़ा ई जब मिलता है बेटा, तो क्या बन जाता है, ए का निर्माण होता है, संयुक्त स्वर, ठीक है। वहीं ए आई बोले तो ए और आई अगर मिल जाए तो ए का निर्माण करते हैं, ठीक है, ए का निर्माण करते हैं। ओ बोले तो ऊ, देखो यही विवाद है, इसे याद कर लेना। ओ किन 2 शब्दों से बनता है, ऊ और बड़ा ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। और औ किससे बनता है, ओ और औ से क्या बनता है, औ बनता है, ठीक है। तो ये संयुक्त स्वर हो गए, 4 ये हो गए। तो अब टोटल कितने हो गए बेटा, 11 हो गए। तो स्वर कितने होते हैं, टोटल 11 होते हैं। तो कैसे होते हैं, 4 मूल स्वर हो गए, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, ठीक है। फिर मैंने 3 दीर्घ स्वर बताए, बड़ा आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और 4 मैंने दीर्घ स्वर बताए, ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या है, संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो 11 हो गए। लेकिन बेटा मैंने एक आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड किया है, पुलुक्त स्वर किसे कहते हैं बेटा। देखो आपने पहले पढ़ा था बचपन में, ये वाला भी ओम, ये भी देखा होगा आपने ना, पहाड़ा पुस्तक में होता है ना ओम। तो देखो ह्रस्व स्वर के 3 गुना अधिक समय लगे, इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है बेटा, ठीक है। एक प्लुत स्वर में ओम, ठीक है, जिसको बोलने में 3 गुना समय लगे। अब कितने हो गए, ये 12 हो गए, ठीक है, 12 हो गए। लेकिन कुछ विद्वान प्लुप्त स्वर को जोड़कर इनकी संख्या 12 मानते हैं, ठीक है। और कुछ विद्वान दीर्घ री और री को जोड़कर क्या मानते हैं, इनकी संख्या 14 मानते हैं बेटा, ठीक है। देखो अब इनकी संख्या कितनी होगी, 14 होगी। कुछ विद्वान देखो प्लुप्त स्वर को जोड़ के इनकी संख्या कितने मानते हैं, 12 मान लेते हैं, ठीक है। और कुछ विद्वान क्या होते हैं, दीर्घ री, ठीक है, री फॉर ऋषि और
और मैंने तो री को जोड़कर इनकी संख्या कितनी मानते हैं? 14 मानते हैं। लेकिन बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कितनी माननी है? हमें 11 ही मानना है। परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। तो 11 आपने पढ़ा होगा अंक अंगूर, ठीक है, ओहो है, ओहो। तो ये दो शब्द क्या है? न ही स्वर है न ही व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अंक को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है। इन्हें हिंदी वर्णमाला में क्या? नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। अंक और अह न तो स्वर है न तो व्यंजन है। अंक को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है और हिंदी वर्णमाला में नपुंसक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ गए स्वरों के बारे में। बताओ अब किसी समझ में नहीं आया? बताओ स्वर क्या बताया कि जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। उच्चारण स्थान पे स्वरों को बताया मैंने, कितनी होती है? 11 होती है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, मैंने बताया। ह्रस्व स्वर हो गया, ठीक है, दीर्घ स्वर हो गया, और क्या बताया? संयुक्त स्वर हो गया, और क्या बताया? पुलुक्त स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर कितने हो गए? जिन्हें मूल स्वर बोलते हैं। अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, ठीक है, जिन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 है। आ हो गया, ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। और ओम को क्या बोलते हैं? पुलुक्त स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 12 हो जाती है। कुछ विद्वान री और री को जोड़कर इनकी संख्या 14 मानते हैं, लेकिन है कितने? 11 है। अंक और न तो क्या है? स्वर है न तो व्यंजन है। ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ठीक है, जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। तो स्वर कंप्लीट हो गया। अब चर्चा करते हैं व्यंजनों के बारे में, ठीक है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने बेटा स्वर बताया, क्या बताया? कि जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने में अत्यंत कम समय लगता है, जिनकी संख्या 11 है, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, पुलुक्त में इन्हें विभाजित किया गया है। अंक न तो स्वर है, अंक और अह न तो स्वर है न तो क्या है? व्यंजन है, वो अयोगवाह है। तो ठीक है, ये मैंने क्या बता दिया आपको? रिवाइज करवा दिया, ठीक है। जो अपनों को त्याग कर दुश्मनों के शिशिर में चला जाता है, उसी के पुराने शिविर से अपने ही साथी दुश्मन को मारने के पश्चात उसे भी मार डालते हैं। सम्मान चाहने वाले व्यक्ति मांग नहीं सकता, मांगने वाला सम्मान कर नहीं सकता, ठीक है। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जिन्हें बोलने में क्या करना पड़ता है? दूसरों की सहायता लेती है। बेटा क बोलना पड़ेगा ना, तो अ को तुम्हें साथ देना पड़ेगा। क प्लस अ, क प्लस अ, इन दोनों से क का उच्चारण होता है, तब तुम क बोल पाओगे, ठीक है। तो जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। मूल संख्या कितनी है? 33 है। कुल संख्या कितनी है व्यंजनों की? 39 है, ठीक है। मूल संख्या कितनी है? 33 है। कुल संख्या 39 है। तो देखो, मूल व्यंजन तथा स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजन या मूल पूछे, स्पर्शियों की संख्या होती है 25 और मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या होती है 16। कैसे होती है आइए जानते हैं, ठीक है। देखो, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियां 15, 5 को 20, 5 पाँचा 25, ठीक है। बेटा क से लेके म तक इन्हें क्या बोलते हैं? हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हो गई ना 25? बेटा बताओ कहाँ 25 नहीं हुई? बताओ। क से लेके म तक जो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और देखो, आपके लिए मैंने स्पेशल ड्रॉ किया है, जो इन वर्णों के अंतिम वाले वर्ण हैं, इन्हें नासिक की ध्वनियां कहा जाता है, ठीक है। इन्हें नासिक की ध्वनियां कहा जाता है। जो क वर्ण है, इन्हें कंठ में रखा जाता है। च वर्ण में तालु, ठीक है। ट वर्ण में मूर्धा हो गया, त वर्ण में दंत हो गया, प वर्ण में ओष्ठ हो गया। आपसे पूछ लेगा कि द को किस वर्ग में रखते हैं, तो दंत में आता है, ठीक है। तब
थ, द, ध, ठीक है। सभी हमने 5-5 का हमने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। इसका मॉनिटर क है, इसका मॉनिटर च है, इसका मॉनिटर ट है, इसका त है, इसका प है, ठीक है। तो सभी 5-5 क्या आ जाएंगे, आपके कंठ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो कंठ, कंठ के बाद क्या आता है, तालु, तालु के बाद आता है मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत आता है। सभी एक सीरीज में है, गले से लेके ऊपर को, कंठ से लेके ऊपर को, और अंतिम में क्या आता है आपका, ओष्ठा आता है, ठीक है। और जो इन 5 वालों लाइनों की क्या है, अंतिम वाली सीरीज है, इन्हें नासिक की ध्वनियां कहा जाता है, ठीक है। स्पर्शी संख्या में स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी बताई मैंने, 25 बताई। ड्रॉ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इस ड्रॉ का, बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो छात्रों स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो स्पर्शी व्यंजन है इनकी संख्या कितनी बताई, 25 बताई, ठीक है। अब मूल संख्या देखो, मूल संख्या में कौन कौन से आ जाते हैं, क, ख, ग, घ, ठीक है, चौ, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। बेटा क्या हटा दिया गया है बताओ। एक तो अंतिम वाला यहाँ से हमने ये हटा दिया है, इसमें ये मूल में हमने ये वाला हटा दिया है, ठीक है। और जो अंतिम के वर्ण होते हैं नासिक के, इन्हें हटा दिया है, ठीक है। इनको हम हटा दें तो मूल संख्या आपके पास बन के आ जाएंगे 1 2 3 4 को 4 4 दूना 8 4 3 12 5 को 16। तो 16 आपके क्या हो गए, मूल व्यंजन होगी, ठीक है। और लास्ट वाली संख्या और अंतिम वाली रॉ को जोड़ें तो स्पर्शी बन के आपके पास आ जाएंगे। तो अब बताओ बेटा, तो यहाँ तक कोई किसी को कोई इश्यू है तो बताओ, ठीक है। इतना समझ गए। तो व्यंजन मूल संख्या मैंने 33 बताई और कुल संख्या इनकी कितनी बताई, 39 बताई। तो आइए जानते हैं, क से लेके म तक मैंने क्या बताया आपको, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं जिनकी संख्या 25 होती है, ठीक है। फिर क से लेके ध तक मैंने आपको क्या बताया, ये आपके मूल स्वर होते हैं, ठीक है, मूल व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। अगर हम इस वाली रो को और ये अंतिम वाली रो को जोड़ दें तो ये क्या बन जाते हैं, स्पर्शी हमको बन के प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद य, र, ल, व, इन्हें क्या बोलते हैं बता, मुझे बता दो बेटा, इन्हें क्या बोलते हैं बताओ फटाफट। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स, 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 ह, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, त्र, ज्ञ, स, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो पूरा टेबल आपके लिए बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ तक 25 हो गए, ठीक है, म तक 25 हो गए, क से म तक स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होगी, ठीक है। हमने उसमें क्या जोड़ा, अंतस्थ व्यंजन जोड़े, य, र, ल, व, ठीक है। 25 के बाद 26, 27, 28, 29 हो गए, ठीक है। इनकी संख्या टोटल 29 हो गई। उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजन जोड़े, स, श, स, ह, 29 के बाद 30, 31, 32 और 33 हो गई, ठीक है। तो बेटा व्यंजनों की मूल संख्या कितनी आ गई, बन के 33 आ गई बेटा, 33 आ गई, ठीक है। लेकिन कुल संख्या बोल रहा है 39। तो सर अब हमें 33 से 39 लाना है, ठीक है। तो हमने इसमें 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ दिए 33 में, ठीक है। श, त्र, ज्ञ, स, 33 के बाद 34, 35, 36, 37, ठीक है। तो सर अभी 2 और कम पड़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 2 कौन से हैं, देखो 2 ये हैं बेटा, ड और ढ, जिन्हें तुर्की शब्द भी कहा जाता है। अब ये कितने हो गए, अब ये हो गए, इनकी संख्या हो गई 39 पूरी होगी बेटा, ठीक है। देखो क से ध तक में, क से ध तक कितने 16 हो गए मूल व्यंजन, ठीक है। क से म तक स्पर्शी व्यंजन 25 हो गए, ठीक है। उसके बाद य, र, ल, व हमने अंतस्थ व्यंजन जोड़ दिए। उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजन जोड़े, उसके बाद संयुक्त व्यंजन जोड़े और 2 हम उसके बाद तुर्की शब्द जोड़ेंगे। तो टोटल इनकी संख्या कितनी आ जाती है, 39 हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। याद रखना इतना। तो अब चर्चा परिचर्चा करते हैं व्यंजन के भेदों के बारे में, ठीक है। इतना समझ गए हो, अब बताता हूँ आपको व्यंजन के भेद, ठीक है। देखो स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन बेटा, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन मैंने बताया क से म तक स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया य, र, ल, व, ठीक है। य और व को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन मैंने ड और ड बता दिया है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन आपको बता दिए हैं स, श, स, ह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन भी आप जान चुके हो पहले, श, त्र, श, ज्ञ, ठीक है। देखो द्विगुण को उदित, उच्छित और आगत निर्मित व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। एक वैदिक व्यंजन होता है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप संस्कृत में देखते हो, इसकी संख्या होती है 1, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हो, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्पर्शी व्यंजन मैंने बताया क से म तक, उसमें मैंने आपको मूल भी बता दिए, 16 बता दिए, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन बताए, ऊष्म व्यंजन बताए और आपको 2 तुर्की के बताए।
टोटल मैंने आपको बना के 39 का डाटा दिया। ठीक है, हिंदी भाषा में फारसी भाषा के 5 वर्ण लिए गए हैं। ठीक है, जो हिंदी भाषा है इसमें फारसी के 5 वर्ण लिए गए हैं। क हो गया, जिनके नीचे बिंदी है, देखो बेटा ये फारसी है, क हो गया। ठीक है, ये आपका ख हो गया। ठीक है, ये आपका ग हो गया, ये आपका ज हो गया, ये आपका फ हो गया। ये क्या है, हिंदी के फारसी। और तुर्की भी मैंने बता दिए, ड और ढ आपके क्या है, तुर्की है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के एक वर्ण लिया गया है जिसे हम औ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे उच्चारण के स्थान पे हमने पढ़ लिया स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं वायु संवेग के आधार पर। बेटा क्वेश्चन बनते हैं वायु संवेग के आधार पर। आपको पता है अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, देखो रटने की जरूरत नहीं, अभी आपको समझाता हूँ ट्रिकी वे में। अल्प प्राण मतलब कम हवा। ठीक है, अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ी हवा, कम हवा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु को धीरे धीरे छोड़ी जाती है अल्प प्राण कहलाती है। ठीक है, देखो टेबल बनाया है, शॉर्ट ट्रिक में है। देखो जो हमारा व्यंजन है ना, जो वर्ण है उसका पहला रॉ हो गया, तीसरा रॉ हो गया, पांचवा रॉ हो गया। ये क्या है, हमारे अल्प प्राण है बेटा। ये क्या है, हमारे अल्प प्राण है, इन्हें बोलते हैं हम अल्प प्राण। ठीक है, जो हमारी वर्णमाला है उसका पहला, तीसरा और पांचवा पद किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। और प्रत्येक क्या बताया मैंने, अंतस्थ व्यंजन को भी अल्प प्राण में रखा जाता है। य, र, ल, व, ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। देखो प्रत्येक वर्ण का फर्स्ट पद हो गया, तीसरा पद हो गया, पांचवा पद हो गया, इन्हें क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं उन्हें भी हम अल्प प्राण में रखते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण मैंने पहला वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया, पांचवा वर्ण हो गया, ये अल्प प्राण में हो गए, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में हो गए। ये जो दो बच गए ना आपके लिए, दूसरा पद और चौथा पद, इन्हें हम महाप्राण कहते हैं बेटा। ठीक है, महाप्राणों के साथ ऊष्म व्यंजन लगते हैं। तो आइए जानते हैं महाप्राण क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाती है, छोड़ी जाती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। देखो प्रत्येक वर्ण का दूसरा पद और चौथा पद। ठीक है, दूसरा पद और चौथा पद क्या है, आपके महाप्राण है। इसके अलावा प्रत्येक ऊष्म व्यंजन जिनमें हवा, जिनमें ऊष्मा पैदा होती है बोलने में, श हो गया, श हो गया, स हो गया, ह हो गया, ये भी किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। ठीक है, अल्प प्राण पूछिए तो पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद और प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण। महाप्राण पूछिए तो दूसरा पद और चौथा पद, उसके साथ आपके ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण में आते हैं। ठीक है, तो वायु के स्थान पे हो गया। अब बताता हूं आपको तारत्व के आधार पर बेटा। ठीक है, तारत्व के आधार पर बनते हैं यहां से क्वेश्चन, अल्पप्राण, महाप्राण और घोष और संघोषी। तारत्व के आधार पे भी दो है, घोष या अघोष वर्ण बोलते हैं और क्या बोलते हैं, घोष या सघोष वर्ण हो गया और अघोष वर्ण हो गया। किसके, तारत्व के आधार पे। पहले जानते हैं घोष या सघोष के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा होता है, ठीक है, जिनमें बोलने में प्रकंपन पैदा होता है, ठीक है, उन्हें घोष या सघोष बोला जाता है। देखो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है आपका, बताओ मुझे, ये आपका घोष या सघोष है। तो घोष सघोष क्या है, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके साथ साथ प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह घोष वर्ण होते हैं, य, र, ल, व और ह। ठीक है, ह वहां मैंने बताया था, ह महाप्राण में था। ठीक है, ह क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, लेकिन यहाँ सघोष में ये अपवाद हो जाता है, सघोष में आ जाता है ये। ठीक है, और प्रत्येक स्वर्ण वर्ण को भी घोष में रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखना। देखो और देखो, अगर फिर अघोष पूछे तो पहला और दूसरा अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें अपवाद क्या है, ह अपवाद हो जाता है, बाकी तीन आपके ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, ह किसके साथ चले गया था, संघोष के साथ चला गया था। ठीक है, ये पूरा मैंने एक रुको तो मैं पूरा दिखाता हूँ, एक मिनट, ये पूरा टेबल है। ठीक है, देखो पहला पद हो गया, ठीक है, और तीसरा पद हो गया और पांचवा पद हो गया, ये अल्प प्राण है। ठीक है, इसका दूसरा पद, चौथा पद क्या है, महाप्राण है। ठीक है, देखो तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद क्या है, संघोष है, जिसे घोष बोलते हैं। ठीक है, और पहला पद और दूसरा पद इसका क्या है, अघोष है। ठीक है, तो ये तुम समझ गए हो, यहां तक आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अघोष भी बता दिया है। ठीक है, अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। ठीक है, कंठ में मैंने बताया
सभी में 5-5 आपको रॉ लेना है, टेबल बना लेना है। अगर कंठ की बात करूँ तो इसका मॉनिटर क है, क ख ग घ अंग, ठीक है। इसके साथ अ और ह भी क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तालु में च छ ज झ य, इसके साथ ई य स यज्ञ, ठीक है। इस यज्ञ करके से याद कर लो, ठीक है। मूर्धा में ट ठ ड ढ अण री र श इसमें आते हैं, ठीक है। दंत में त थ द ध न री ल स दंत में आते हैं। ओष्ठ की बात करें तो प फ ब भ म और उ क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं बेटा, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, क से लेके क्या करना है, ज्ञ तक एक टेबल बना लो, सारे उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप पीडीएफ जब दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सभी में 5-5 लेना है। देखो क ख ग घ अंग कंठ हो गए, ठीक है। च छ ज झ य ये क्या हो गए, तालु हो गए। ट ठ ड ढ अण मूर्धा हो गए। त थ द ध न दंत हो गए। और प फ ब भ म क्या हो गए, ओष्ठ हो गए। इस अंतिम वाले रॉ को आप अलग कर दो तो ये आपकी क्या हो जाती हैं, नासिक की ध्वनियाँ हो जाती हैं। तो हिंदी का भाग 2 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वर्णों के बारे में चर्चा परिचर्चा की। वर्णों में हमने क्या, स्वरों के बारे में पढ़ा, व्यंजनों के बारे में पढ़ा, उनको भी अलग अलग भागों में पढ़ा। उच्चारण स्थान पर हो गया, वायु संवेग के आधार पर हो गया, तारत्व के आधार पर हो गया। तो हिंदी की लैंग्वेज की भाग 2 हमारे आज क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसके फोटो पीडीएफ आपके अपने फेसबुक ग्रुप बिहेवियर एजुकेशन ग्रुप का या पावर ऑफ नॉलेज एजुकेशन की क्लास में प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच। इसका थर्ड पार्ट आपके लिए कल जल्द ही आएगा।